कि पंचायत स्वयं सेवक जो है विशुद्ध रूप से झारखंडी है, तो आप उनका नाम स्वयं सेवक क्यों रख रहे हैं और सहायता कर रहे हैं, वो सहायक आप उनको फिलहाल इस बात से संतुष्ट हैं कि डिपार्टमेंट काफी सकारात्मक तरीके से इस पर काम कर रही है। नहीं, जैसे अभी कुछ टेट पास पारा टीचर्स हैं या फिर पंचायत स्वयं सेवक संघ के जो लोग हैं, पंचायत स्वयं सेवक जो हैं, वे लंबे समय और एक दो दिन में हम लोग प्रयास करते हैं कि अपना जो अप्रोच है उसको यूटिलाइज करके और उनके मामले को हम लोग सॉल्व करने का जनरली आप जनगणना टाइप के जो काम है, जहाँ आप शिक्षकों को यहाँ लगाते हैं, आप वहाँ आप उनको लगा सकते हैं। आप अगर कोई प्लान कर्मचारी को लेकर ला रहे हैं, आप कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर 4-4 महीने से कोई धरने पर है तो उसकी बात में दम है, वो 4 महीना कोई ऐसे ही अनायास नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए फेडरेशन का जो परिकल्पना है हमारा झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉइज, अगर पूरा करने में सरकार सक्षम नहीं है या संभव नहीं है तो क्यों संभव नहीं है, उस पर उनको डिस्कशन करना है। आप राजभवन में 4 महीने से बैठा करके क्यों रखे हैं? अगर आप फील्ड में रहेगा तो आपका कुछ काम ही तो करेगा। एक बच्चे के जैसे हैं और विभाग हमारा गार्जियन जैसा अगर वो है। न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं एलके शाहू। आज हम लोग हैं कर्मचारी संघ एमएनएसओपी पीएस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ में, और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे पिछला कैबिनेट का जो बैठक हुआ, उस बैठक में सरकार के द्वारा एक बात आई थी कि पेंशन के लिए जो फंड है उसको इन्वेस्ट करने की कुछ बात हो रही थी। तो हम लोग इनसे समझने का प्रयास करेंगे ये पेंशन फंड क्या है और ये क्यों आवश्यकता पड़ रही है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपको न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। पेंशन फंड की जो बात आ रही है, पेंशन फंड है क्या, इसके बारे में जरा बताएं आप। देखिए, हुआ क्या है कि एक परसेप्शन आम लोगों में बनाया जा रहा था कि पुरानी पेंशन बहाल करने से एक बड़ा भार सरकार के ऊपर पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता है कि सरकार पहले से ही नई पेंशन में भी अपने कर्मचारी का जो बेसिक प्लस टीए है उसका 14% उसके पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते थे। उसको एनपीएस जो है नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें। झारखंड सरकार ने निर्णय लिया कि हम अपने कर्मचारी को पुरानी पेंशन देंगे, तो केंद्रीय एजेंसियां वैसी सरकारों को, चाहे झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, उन सरकारों को लेकर के एक परसेप्शन एक बना रही थी कि इन राज्यों में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे, जब पेंशन देना होगा तो बहुत बड़ा भार पड़ेगा। राज्य सरकार ने एक बहुत बढ़िया एक प्लान को लेकर के आए कि पहले से जो पैसे हम अपने कर्मचारी के पेंशन मद में खर्च कर रहे थे, जो 14% जो दे रहे थे, वो वर्तमान में साल का 700 करोड़ रुपए है, और प्रति वर्ष जैसे वेतन बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ता है। तो अभी से 700 करोड़ और हर साल उसमें 10% का इजाफा करेंगे। जैसे अगला साल 770 करोड़ हो जाएगा, उसके अगला साल 770 प्लस उसका 10%। यह पैसा अभी भी वो आवंटित करना जारी रखेंगे, और इस पैसे को वे अभी जो पिछला कैबिनेट उन्होंने किया, इस कैबिनेट में उन्होंने निर्णय लिया कि इसको अपने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अब ये उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो होगा क्या कि जब हमारे जैसे लोगों की रिटायरमेंट शुरू होगी, जो 2004 के बाद के हैं, जब उनका औसत रिटायरमेंट शुरू होगा, उस समय सरकार के पास अच्छा खासा पैसा होगा, और कहीं से उसे अलग से पैसा जमा करने का, पैसा लाने का एक जो परेशानी है वो नहीं उसको होगा। सीधे ऑलरेडी प्रति वर्ष 700 करोड़ प्लस उसका 10% प्लस जो इन्वेस्ट करेंगे तो उसका जो इंटरेस्ट है वो जोड़ करके उनके पास पैसे रहेंगे। साथ में जो कर्मचारी सरकार के अंशदान अब तक जो दे चुके हैं वो भी कर्मचारी वापस करेगा रिटायरमेंट के टाइम में, तो वो भी सरकार के खाते में जाएगा। इन सारे राशि को मिलाकर के एक फंड बनाया गया, और पेंशन फंड का मतलब हुआ कि कर्मचारी के रिटायरमेंट के टाइम में उसको पेंशन देयता में सरकार पे एडिशनल कोई बर्डन ना आए, इसके लिए उन्होंने एक फंड बनाया है। और इस फंड के लिए सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने कहीं अलग से पैसे कर्ज ले करके या और कहीं से लेकर के इन्होंने ऐसा नहीं किया है। जो पहले दे रहे थे
उसी पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं इस फंड के लिए। अभी पिछला कैबिनेट में हुआ, अभी इन्वेस्ट करेंगे, ये बढ़िया बात है। पैसा रख के आखिर कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, तब तो कुछ आएगा। तो अभी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करेंगे अपने राज्य के। सर एक चीज है कि जैसे इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, तो ये मतलब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा और किस तरह से return? नहीं, ये सरकारी संस्थाओं में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे ट्रेजरी में। अभी मान लीजिए उस पैसे से हम ट्रेजरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो सरकार की जो योजनाएं हैं वहाँ ये खर्च होगी, और उसके बदले में जो एक औसत ब्याज है उसको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सरकार इस पेंशन फंड को एनपीएस जैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करने जा रही है, वो तो फिर तो मामला वही हो जाएगा। ये अपने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वित्तीय जो संस्थाएं हैं, वहाँ इन्वेस्ट करने की उनकी योजना है। ये पूरा सिक्योर है। सर जो पहले जो सिस्टम था और अभी हम लोग का राज्य सरकार के द्वारा ये पेंशन फंड को लेकर के बात आ रही है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जरा बताएं आप। अरे देखिए, ये तो पहले ही हम बताए, एक परसेप्शन जो बनाया जा रहा था कि पेंशन देने में बहुत ज्यादा भार पड़ेगा सरकार के ऊपर, तो उसके लिए सरकार ने पेंशन फंड बनाया। और ये आवश्यक भी है, क्योंकि आज मान लीजिए 4 में कोई ज्वाइन किया है, अभी तो 15-16 साल 18 साल हो रहे हैं, लेकिन जो औसत रिटायरमेंट शुरू होगा, औसत कर्मचारी का सेवा 30 साल तो लगभग होता ही है। तो आप मान लीजिए कि 2034 के बाद रिटायरमेंट शुरू होगा, उस समय सबको पेंशन देना होगा। अब सरकार पेंशन के लिए किसी और पे डिपेंड उसको होना पड़ेगा, कहीं से लोन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इससे बढ़िया है कि जो पैसे वो एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो उसको उन्होंने सिक्योर किया कि भाई इसी पैसे से हम, और कुछ लगेगा तो अलग से हम और पैसा जुटाएंगे, लेकिन इसी पैसे से हम पेंशन देंगे। तो जरूरी था ये। और एक बात आ रही थी सर कि कैशलेस मेडिकल की जो व्यवस्था देने वाली है सरकार, तो उसको लेकर के मतलब कर्मचारियों का क्या सोच आ रहा है और उसमें मतलब क्या बेनिफिट। सबसे पहले ये बताएं कि कैशलेस मेडिकल है क्या चीज। नहीं देखिए, एक सामान्य आदमी को भी ले लीजिए, सबसे ज्यादा उसका घर में परेशानी आता है जब कोई बीमार हो जाए। कर्मचारी के साथ भी वही है। जब हमारे साथ कोई गंभीर बीमारी होती है, तो जो कुछ जमा पूंजी है एक ही बार में इन्वेस्ट हो जाता है, और हमें किसी और के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। इसके लिए कई लोगों ने प्राइवेट तरीके से अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराए हुए हैं, लेकिन यह हेमंत सरकार का एक बहुत शानदार एक प्लान है, जो उन्होंने, हालांकि कैबिनेट का बहुत पहले का निर्णय था, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वर्तमान सरकार ने इसको एग्जीक्यूट किया है, उतारा है धरातल पर। 5 लाख का एक कैशलेस मेडिकल दे रहे हैं, टॉपअप उस पर 5 लाख का देंगे, जिसका खर्च हो गया 5 लाख उससे ऊपर का टॉपअप देंगे। ये है कि कोई गंभीर बीमारी से हम पीड़ित होते हैं, तो फिर अगर हम कैशलेस मेडिकल का लाभ हम ले रहे हैं, उसमें सरकार जो हमें अभी वर्तमान में 1000 रुपए, हर एक कर्मचारी को सरकार 1000 रुपए देती है मेडिकल अलाउंस। उस 1000 रुपए में से 500 रुपए हमें अपना कट छोड़ देना पड़ेगा, मतलब 500 रुपए सरकार काट लेगी। उस 500 रुपए के बदले में हमें कैशलेस मेडिकल का लाभ मिलेगा। अगर हमें कोई गंभीर बीमारी होती है, तो हमें जो सरकार का जो लिस्टेड जो हॉस्पिटल्स है, अभी चल रहा है बातचीत की, जितने भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लिस्टेड हॉस्पिटल हो, सारे हॉस्पिटल्स जो रहेंगे इसमें भी, उस अस्पताल में हम जाएंगे, अपना कैशलेस मेडिकल का कार्ड वहां देंगे, सारा हमारा ट्रीटमेंट फ्री में होगा, और जो बिल उसका बनेगा, उस बिल का पेमेंट सरकार के द्वारा हॉस्पिटल को किया जाएगा। तो जब हमें जरूरत है उस समय सरकार हमारा ध्यान रखेगी, और पैसा हमें कहीं से जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत लंबे समय से हम सब मांग कर रहे थे, और अभी वर्तमान सरकार ने इसको पूरा किया है, तो कर्मचारी इसको लेकर के बढ़िया है, खुश है। एक चीज अभी है, अभी 31 तारीख को स्वास्थ्य विभाग ने इस पर बैठक भी बुलाया हुआ है सभी संगठनों के साथ। ये देखिए बढ़िया बात है कि आप अगर कोई प्लान कर्मचारी को लेकर ला रहे हैं, तो आप कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से इस पर चर्चा कर रहे हैं।
ये एक बढ़िया बात है, एक एक सही डायरेक्शन में इससे बातें जाती हैं। नहीं तो बाद में क्या होता है कि फिर आप कुछ और ले आते हैं, कर्मचारी कुछ और चाहते हैं। 31 तारीख को एक बैठक भी बुलाया गया है, स्वास्थ्य विभाग में वो बैठक होगी, सभी संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। जो पैकेज होगा कि कौन से बीमारी में इलाज का क्या पैकेज होगा, हॉस्पिटल्स जो हैं जो लिंक्ड हैं कौन कौन से होंगे, इस पर डिटेल में जो है डिपार्टमेंट कर्मचारी संगठनों के साथ डिस्कशन करेंगे वो, और करने के बाद इसको फाइनलाइज करेंगे। अच्छा, एक चीज में जानकारी चाहिए था सर कि ये जो मेडिकल फैसिलिटी जो मिलेगी, ये सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका बेनिफिट मिल पाएगा या प्राइवेट नर्सिंग होम्स वगैरह में भी इसका बेनिफिट नहीं, मिल ये पाएगा? आप तो देख ही रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना सभी प्राइवेट में भी मिल ही रहा है। जो भी रेपुटेड जो हॉस्पिटल्स होंगे और जनरली जो रेपुटेड है वही आयुष्मान भारत योजना में भी वो लिस्टेड है। अभी उनका जो प्लान है कि जो आयुष्मान भारत योजना में जो लिस्टेड है वो सारे अस्पताल इसके दायरे में आएंगे। डिटेल में अभी वो काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि स्वास्थ्य विभाग इस पर बहुत बढ़िया से, जो स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी हैं, हमें लगता है कि बहुत सकारात्मक तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। वे सभी जो बढ़िया जो अस्पताल है प्राइवेट, वे भी, इवन जो राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के जो अस्पताल हैं, अब कोई ज्यादा तो बड़ी बीमारियों में लोग वेल्लोर जाते हैं, तो ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, जैसी सूचना मिल रही है। बाकी जो बात है, 31 तारीख को बैठक है तो सभी कर्मचारी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो तो रखेंगे ही, लेकिन हम लोग फिलहाल इस बात से संतुष्ट हैं कि डिपार्टमेंट काफी सकारात्मक तरीके से इस पर काम कर रहा है। जी, प्राइवेट वाले। इसमें सिर्फ मतलब जो कर्मचारी होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा या उनके जो फैमिली होंगे उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाएगा? तो ये एक बढ़िया बात है कि कर्मचारी और उस पर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट में आपका आता है उस कर्मचारी के मम्मी पापा, उसके माँ बाप जो हैं, कर्मचारी के बच्चे, बच्चा बेटा है तो 25 साल से कम उम्र का, अगर बेटी है तो उसका शादी नहीं हुआ है तब तक, अगर कोई दिव्यांग है तो उसका उम्र का कोई सीमा नहीं है, तो उस कर्मचारी और उस पर आश्रित जो उसका परिवार है वो भी इसके दायरे में आएगा, और पेंशनर भी इसके दायरे में आ रहे हैं। जो पेंशनर हैं वे और उनके आश्रित। तो इसमें और एक बात आ रही सर, छोटी सी बात है कि 5 लाख का जो कवरेज मिल रहा है, तो अगर मान के चलिए उनके आश्रित को भी अगर ये बेनिफिट मिलता है तो क्या मतलब कवरेज सिर्फ 5 लाख ही रह जाएगा, सभी को 5-5 लाख रुपए का नहीं, बेनिफिट मिल फिलहाल पाएगा? योजना है उनका समेकित रूप से 5 लाख का, जैसा उन्होंने नोटिफाई किया है। बाद में इस पर हम लोग और करेंगे, क्योंकि एक लंबे समय से उलझा हुआ एक समझिए मामला था। एक बार ये धरातल पर उतर जाए, रन करे, तो ये समझ में आने लगेगा कि कितने लोग हैं जो 5 लाख खर्च हो जा रहा है साल में, कितने लोग हैं जिनका और ज्यादा जरूरत पड़ रहा है। हालांकि 5 लाख टॉपअप की भी बात हुई ही है। तो हमें लगता है जो अभी सरकार ने निर्णय लिया है, हालांकि होना चाहिए था 10 लाख का कम से कम। बीमारी तो आप देख ही रहे हैं, गंभीर बीमारी में 10 लाख तो एक झटके में निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अभी मान कर चल रहे हैं कि एक बार ये प्लान जो है वो रन करें तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिचुएशन समझ में आएगा कि अभी क्या और जरूरत है। हमें लगता है कि सरकार संवेदनशील है इस पर, और अगर इसको अगर और बढ़ाना होगा दायरे को, तो हमें लगता है उसके लिए कर्मचारी संगठन तो आगे फाइट भी करेंगे, और फाइट करने की जरूरत तब पड़ती है जब सरकार नहीं सुनती है। पहले तो बात किया जाएगा कि आप खुद देखिए कि कितना हमें अभी कितने में कम से कम इलाज हो जाए, ऐसा नहीं कि केवल दिखाने के लिए रहे, इलाज भी होना चाहिए उस पैसे से, उतना उस दायरे में। जी, सरकार जो है कर्मचारियों के हित के लिए काफी मतलब संवेदनशील है और हर तरह से मतलब आप लोग का डिमांड को पूरा करने का प्रयास कर रही है। तो वर्तमान सरकार को लेकर के कर्मचारियों के मतलब दिमाग में क्या मतलब सोच आ रहा है और क्या मतलब सोच रही है मतलब कर्मचारी संघ? नहीं, देखिए समस्याएं कर्मचारियों के साथ बहुत सारी हैं, और आगे भी, और भी ऐसा नहीं है कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन वर्तमान सरकार के बारे में एक बात हम कह सकते हैं, ये संवाद करते हैं। क्योंकि आप पेंशन जैसा मुद्दा आप देखिए,
आप कैशलेस मेडिकल का देख लीजिए, पुलिस का आप कई बड़े मसले जो था पुलिस का, उनका आप देख लीजिए, आंगनवाड़ी का मसले पे ये काम कर रहे हैं, पारा टीचर के मसले पे काम कर रहे हैं। तो सरकार के लिए एक तरफा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों से संवाद करने पे भरोसा करती है, और इसी का परिणाम है कि जो आंदोलन का जो फ्रीक्वेंसी है, जो आप धरना प्रदर्शन का फ्रीक्वेंसी आप पिछले दिनों आप देख रहे होंगे और अभी देखिए, उसमें काफी फ्रीक्वेंसी उसका कम हुआ है। कर्मचारी अपने ऑफिस में अभी हैं, ज्यादा कर्मचारी ऑफिस में हैं, नहीं तो पूर्व में सभी संगठन, लगभग सभी विभाग के कर्मचारी धरना प्रदर्शन करना पड़ता था। मेरा मानना है समस्याएं हैं, कुछ सॉल्व होती हैं, आगे कुछ और सॉल्व होगी, लेकिन सरकार जो है, विशेष करके जो जनप्रतिनिधि है, वो संवाद अगर करते रहें तो कर्मचारी अपना काम करते रहेंगे। और पेंशन जैसे मुद्दे को लेकर के, कैशलेस मेडिकल जैसे मुद्दे को लेकर के निश्चित तौर पर कर्मचारी वर्तमान सरकार के प्रति थोड़ा, मैंने इसको हम कह सकते हैं कि कर्मचारी वर्तमान सरकार से सकारात्मक भाव रखते हैं। ये सही है। और एक बात आ रही थी कि जैसे अनशन की बात आई, तो बहुत सारे संगठन अभी भी अनशन में बैठे हुए हैं और उन लोगों का कहना है कि सरकार उन लोगों की बात को नहीं सुन रही है। तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे और उन लोग से कहाँ पे चूक हो रही है? आप क्या उन लोग को मतलब सुझाव देना चाहेंगे इसके लिए? नहीं, जैसे अभी कुछ टेट पास पारा टीचर्स हैं, या फिर पंचायत स्वयं सेवक संघ के जो लोग हैं, पंचायत स्वयं सेवक जो हैं, वे लंबे समय से धरना में हैं। मेरा साफ कहना है कि जो विभाग है, उनके अंदर किसी तरह का प्रेस्टीज या ईगो का विषय नहीं होना चाहिए। हम मान लीजिए एक बच्चे के जैसे हैं, और विभाग हमारा गार्जियन जैसा अगर वो है, उसके ये भावना अगर होनी चाहिए। सबसे पहले तो उनसे वार्ता करना जरूरी है। ठीक है, हमारी मांग है, आप उसको लॉजिकल डिस्कशन कीजिए। अगर मांग हमारी जायज नहीं है, आप टेबल टॉक करके उसको साबित कीजिए। अगर 4-4 महीने से कोई धरने पर है, तो उसकी बात में दम है, वो 4 महीना कोई ऐसे ही अनायास नहीं टिकेगा। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि कर्मचारी साइड से कहीं कोई चूक हुई है। हम मानते हैं कि जो डिपार्टमेंट साइड से है, वो उनकी चूक है। उन्हें सबसे पहले वार्ता करके उनके एक एक मांग पर कैसे पूरा किया जा सकता है, अगर पूरा करने में सरकार सक्षम नहीं है या संभव नहीं है, तो क्यों संभव नहीं है, उस पर उनको डिस्कशन करना चाहिए। कर्मचारी का जगह उसके कार्यालय में है, वो उसको आप राजभवन में 4 महीने से बैठा करके क्यों रखे हैं? अगर आप फील्ड में रहेगा तो आपका कुछ काम ही तो करेगा ना। कर्मचारी साइड से कोई चूक वाली बात नहीं है। विभाग को इस पर बात करना चाहिए। अगर विभाग इस पर नहीं बात कर रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर उनके संज्ञान में बातें आ रही हैं, तो उन्हें जो कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट है, उसको डायरेक्शन देना चाहिए कि जाकर के बात करो। बात तो तुरंत करना चाहिए। बात करने में क्या बुराई है? आप बात कीजिएगा। आप उसी काम के लिए हैं कि कर्मचारी को आप मोबिलाइज करके फील्ड में रखिए, ऑफिस में रखिए। आखिर विभाग और अधिकारी इसी काम के लिए है ना, कि कर्मचारी से काम ले। तो काम कैसे लेना है, ये उनकी जवाबदेही है, और हमें लगता है वो उनको करना चाहिए। इसमें कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। मांग उन्होंने 4 महीने से रखा है, मतलब वो उनकी बात में दम है। तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या अपने तरफ से संदेश देना चाहेंगे जो भी अनशन पे बैठे हुए हैं? वो आप चूंकि मतलब काफी जानकार हैं इस मामले को लेकर के और फेडरेशन भी आप चला रहे हैं, तो आपसे हम उनके प्रति एक सुझाव चाहते हैं कि उनको क्या कदम उठाना चाहिए या फिर मतलब कैसे उनको आगे नहीं, बढ़ना देखिए, चाहिए? हम उनको यही कहेंगे कि जो उनका एजिटेशन है, वो तब तक उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक वो उनके रिजॉल्व नहीं हो जाते हैं जो इश्यूज हैं। बीच में तो हट नहीं सकते हैं, वार्ता तो करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ में जो जो लीडर्स हैं, उनको अलग अलग जो चैनल है, जो गवर्नमेंट के जो चैनल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं, या उनकी पार्टी के जो बड़े जो लोग हैं, उनके साथ उनको लगातार संपर्क करना चाहिए। क्योंकि संघर्ष का समाधान जो है, वह संवाद से ही निकलता है। संवाद उनको लगातार करना चाहिए।
अपने स्तर से अगर आप बात करते हैं हमारे स्तर से, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि संवाद हो। अ, हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क करके, और दोनों के बीच में एक जो संवादहीनता की बात हो रही है, हम लोग प्रयास करेंगे कि संवाद स्थापित हो। इनकी जो जायज मांग है वो पूरा करने के लिए सरकार वार्ता करे साथ में बैठ करके। तो हम लोग सहयोग करेंगे, हम लोग भी तो कर्मचारी ही है ना, हम सहयोग करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। जी। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि फेडरेशन उनको मतलब भरपूर मदद करेगा, हर संभव मदद करेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए फेडरेशन का जो परिकल्पना है हमारा झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन, जो पूर्व में हमारा नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन स्कीम NMOPS जो है, इसका जो बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है वो यही है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, हम कर्मचारी हैं, उनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, उनकी जायज मांगों को सरकार तक पहुंचाना, उनके साथ वार्ता करना और उनकी मांगों को पूरा कराना। तो बिल्कुल इसमें हम लोग सहयोग करेंगे। कल कुछ लोग आए हुए भी थे, पंचायत संघ सेवक के लोग, तो हम लोग उनसे भी बातचीत किए हुए हैं, और 1-2 दिन में हम लोग प्रयास करते हैं कि अपना जो अप्रोच है उसको यूटिलाइज करके और उनके मामले को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बाकी तो करना तो सरकार को ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ही है। हमें लगता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके जो मंत्रीगण हैं और जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उन्हें इसमें आगे बढ़ कर के करना चाहिए। पंचायत स्तर के लोग हैं, अगर वे इनकी समस्या का समाधान करते हैं तो एक सकारात्मक तरीके से सरकार के लिए वो, जो सरकार की योजनाएं हैं उसके लिए वो काम करेंगे, तो हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। सर एक लास्ट सवाल है। सर उनकी जो आपसे जो कल मिले पंचायत स्वयंसेवक संघ के लोग जो आप अभी बता रहे हैं मिले, तो उनकी मांगों में कहाँ पे दिक्कत है, या फिर उनकी मांग में क्या होना चाहिए जो कि सरकार उनकी बातों को माने और समझ पाए? तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे सर? जैसा उन्होंने डिटेल में जो उन्होंने बताया, उनका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो तो इस तरीके से किया गया है जैसे एक परमानेंट एम्प्लॉइज का किया जाता है, तो उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। दिक्कत है उनका नाम और उनका काम, इन 2 चीज़ों में। तो हम भी वही उनको बताए हैं कि आपका काम क्या होगा वो ये अस्थायी होना चाहिए। अभी उनको क्या था, योजनाओं को धरातल पर उतारने में वो एक मीडिएटर का भूमिका निभाते थे। तो काम स्थायी होना चाहिए कि कौन-कौन से प्लान को पंचायत लेवल के कौन-कौन सी योजना को धरातल पर उतारेंगे, और काम ऐसा होना चाहिए जो रेगुलर सरकार की वो योजना चलती है। जैसे आप पेंशन का जो है, सर्वजन पेंशन, आवास वाला है, अनवरत ही चलेगा। लोग बुजुर्ग होते रहेंगे और उनको सरकार पेंशन देते रहेगी, तो हमेशा चलेगा। वैसे ही नाम उनका दे दिया है स्वयंसेवक। जब आप एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, आप रिटन एग्जाम ले रहे हैं, आप मेरिट बेसिस पे आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनका नाम स्वयंसेवक क्यों रख रहे हैं? सहायता कर रहे हैं, वो सहायक आप उनको रखिए। 2 जगह समस्या है जिससे सरकार को हेजिटेशन हो रहा होगा। ये तो स्वयंसेवक हैं और इनको तो एक तरह से कहें कि कोई अस्थायी मानदेय नहीं है और अस्थायी काम भी नहीं है, तो हम इनको कैसे अस्थायी कर दें? लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि जो एक आदमी जो उसी पंचायत का है, वह अगर सरकार के प्लान को धरातल पर उतारने में सहयोग करे ईमानदारी से, तो ये सरकार के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। वो एक-एक लोगों को जानता है, एक-एक सिचुएशन को जानता है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन नहीं पढ़ा है, कौन अंगूठा छाप है, कौन मतलब सिग्नेचर कर सकता है, वो सब उसको पता है। ईमानदारी से काम करेगा तो सरकार के जो बड़े-बड़े जो महत्वाकांक्षी योजना है, वो पंचायत तक पहुंच पाएगा, गांव तक पहुंचेगा, और बिना गांव तक पहुंचे हमें नहीं लगता है कि आप आप विकास की बात नहीं कर सकते हैं। एक अहम रोल उनका हो सकता है, शर्त है कि सरकार उनको कैसे यूटिलाइज करती है। इसके अलावा आप कई सारे ऐसे काम है जिसमें आप टीचर्स को लगा देते हैं, टीचर का काम पढ़ाना है,
तो आप उन सारे कार्यों में जहाँ आप जनरली आप जनगणना टाइप के जो काम है, जहाँ आप शिक्षकों को यहाँ लगाते हैं, आप वहाँ आप उनको लगा सकते हैं। तो यहाँ है कि एक जो एनर्जी है टीचर का, जो एक बड़ा रिसोर्स आपके पास है, वो जो एक तरह से कहें कि वेस्ट होता है वहाँ जाकर के, वो छात्रों में लगा रहेगा। वो पंचायत सहायक जो है वहाँ जाकर के वो काम, पंचायत लेवल का जो भी सर्वे वगैरह का काम है, वो सारा काम वो कर पाएंगे। बढ़िया एक काम वो कर सकते हैं। डिस्कशन करने की जरूरत है, जो एसोसिएशन के लोग हैं और विभाग के लोग हैं वो बैठे हैं, वो आपस में चर्चा करें। उनको हमें लगता है कि विभाग को और सरकार को चाहिए कि वे उनको यूटिलाइज करें। सरकार को भी फायदा होगा और उन्हें भी रोजगार मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात है कि पंचायत स्वयं सेवक जो है विशुद्ध रूप से झारखंडी है, इसी पंचायत के रहने वाले हैं। तो एक बड़ी बात जो होती है जनरली जो नौकरियों में जो बाहर के लोग आते हैं, तो वहाँ विशुद्ध रूप से झारखंडी लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। तो ये सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी होगी, करना चाहिए।